हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालात मंडी जिले में दिखे। वहां बादल फटने की घटनाओं से मची तबाही के बीच एक टनल के अगले हिस्से पर पहाड़ खिसकने से अफरा तफरी मच गई। हादसे से कुछ देर पहले तक उस टनल में दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि पहाड़ ढहने से ठीक पहले वो बाहर आ गए और इसी बीच अचानक उस टनल के ठीक ऊपर मौजूद पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे जहां जगह मिली उस तरफ दौड़ पड़े। खौफनाक हादसा मंडी में बन रहे बिजनी नाम के टनल पर हुआ। टनल में दर्जनों मजदूर काम में जुटे थे। हालांकि भारी बारिश के बीच उन्हें पहले ही खतरे का अंदाजा हो गया था, क्योंकि टनल के आगे की ओर पहाड़ का वो हिस्सा धीरे धीरे दरकता दिखाई दिया। इसलिए सभी मजदूर वक्त रहते बाहर निकल आए। वो वहां खड़े होकर डरा देने वाले इस मंजर को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही पहाड़ खिसका, वहां दहशत फैल गई। सैकड़ों टन मिट्टी और पत्थर एक ही झटके में नीचे आ गए और बिजनी टनल के एंट्री वाले रास्ते को पूरी तरह ढक दिया। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे बिजनी टनल को मंडी में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। इसका काम पूरा होने पर पंजाब के पठानकोट से मंडी जाने का समय कम हो जाएगा। लेकिन टनल पर पहाड़ का हिस्सा गिरने से वहां चल रहे काम को रोकना पड़ गया। हादसा ऐसे समय पर हुआ जब मंडी में एक या दो नहीं बल्कि 4 जगहों पर बादल फटे। इस दौरान आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि नदी नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस बीच जगह जगह पहाड़ खिसकने से लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई। जिला प्रशासन के मुताबिक बादल फटने के बाद अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई और 16 लोग लापता हो गए। कुदरत के इस कहर ने वहां हर किसी को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि मंडी में बादल फटने से वहां फ्लैश फ्लड आया और उसने कोहराम मचा दिया। फ्लैश फ्लड अचानक आने वाली बाढ़ को कहते हैं। मंडी में भी वैसा ही हुआ। वहां एक साथ 4 जगहों पर बादल फटे और इसकी वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। वहां हर तरफ तबाही नजर आई। जिले में बहने वाली ब्यास नदी और उसकी सहायक नदी सुकेती तो खतरे के निशान को पार कर गईं। उनकी खौफनाक लहरों को देखकर ऐसा लगा कि वो अपनी चपेट में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाएंगी। ब्यास नदी का पानी तो उस पर बने एक पुल को छूने के करीब पहुंच गया। मंडी में कुट्टी बाईपास, पुराना बस अड्डा, थुनाग और गोहर इलाके में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आईं। फ्लैश फ्लड तब आता है जब 6 घंटों तक बेहिसाब बारिश होने के बाद भी आसमान से पानी गिरना बंद नहीं होता। और तो और मौसम विभाग के लिए भी फ्लैश फ्लड का अनुमान लगाना मुश्किल माना जाता है। इसीलिए जैसे ही मंडी के अलग अलग हिस्सों में फ्लैश फ्लड आया, वहां तबाही मच गई। लेकिन वहां किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतनी खतरनाक बारिश हो जाएगी। मंडी में बादल फटने के बाद उन इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा जो नदी या बरसाती नालों के करीब हैं, क्योंकि नदी और नालों के बेकाबू होने से सैलाब सड़कों और मकानों तक पहुंच गया और देखते ही देखते उसने कई रास्तों और मकानों को उजाड़ दिया। मंडी में बादल फटने के दौरान पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं हुई और उनकी चपेट में आकर कई गाड़ियां टूट फूट गईं। वहां सड़क पर एक गाड़ी के पलटने के बाद कुछ लोग रास्ते से पत्थरों को हटाते दिखाई दिए। उन्होंने प्रशासन पर राहत बचाव के कामों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हालांकि मंडी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस आफत के बीच उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, उन्होंने खतरे को देखते हुए लोगों से नदी नालों और जोखिम वाले रास्तों पर जाने से बचने की अपील की। मंडी में बादल फटने के बाद हुई घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग लापता हो गए। हालांकि कुदरत का कहर इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबानों पर भी बरपा। बताया गया कि मंडी के अलग अलग इलाकों में 2 दर्जन से ज्यादा गायें और भैंसें सैलाब में बह गईं। मौसम विभाग ने मंडी में आने वाले कई दिन तक बारिश का अनुमान जताया। इसलिए प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा कर दी। हालांकि भारी बारिश के बीच मंडी ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी शिमला में भी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। वहां जगह जगह पहाड़ खिसकने और सड़क धंसने की घटनाओं की वजह से कई रास्तों को बंद कर दिया गया, क्योंकि उन रास्तों पर छोटे बड़े पत्थरों का अंबार लग गया। वहां गाड़ियों के निकलने की कोई जगह ही नहीं बची। इसीलिए शिमला घूमने के लिए गए बड़ी संख्या में लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए। मंडी में बादल फटने की घटनाओं के बीच उससे लगने वाले शिमला में भी आसमान से आफत बरसी। वहां जबरदस्त बारिश के दौरान चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर कई जगह पहाड़ों से पत्थरों की बौछार हो गई। खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी। लेकिन ऐसे में उन लोगों की परेशानी भी बढ़ गई जिन्हें इस हाईवे से कुल्लू और मनाली जाना था। कुछ लोग तो बीच रास्ते में ही अटक गए।
हालांकि प्रशासन ने रास्ते पर इकट्ठा हुए मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक वो जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि पहाड़ खिसकने की घटनाओं के बीच उन रास्तों पर जाना खतरनाक हो सकता है। शिमला के अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन वहां उस वक्त दहशत फैल गई जब कुछ लोगों की जान खतरे में आ गई। हमीरपुर के सुजानपुर इलाके में तेज बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जैसे ही नदी ने रौद्र रूप लिया, गांव में रहने वाले कई लोग फंस गए, क्योंकि ब्यास नदी का पानी हिलोरे मारता हुआ उनके मकानों के सामने तक आ गया। करीब 20 से 25 लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि हमीरपुर के सुजानपुर इलाके से बहने वाली ब्यास नदी अचानक उफान पर आ गई। उसके बाद नदी किनारे मौजूद घरों में लोग फंस गए। उन्हें निकालने के लिए पुलिस के साथ ही राहत और बचाव दल के लोगों ने सुबह सुबह बचाव अभियान शुरू कर दिया। उन लोगों ने गांव के कई पेड़ों को रस्सियों से बांधकर एक रास्ता तैयार किया। बचाव दल के जवान नदी के बहाव के बीच में खड़े रहे। उनकी मदद से गांव के लोग रस्सी को पकड़कर नदी पार करते चले गए। नदी का बहाव काफी तेज था, तो बच्चों को तो लोग कंधों पर उठाकर ले जाते दिखे। बताया गया कि वहां नदी का पानी रात के वक्त अचानक बढ़ा, जिससे सुबह तक आसपास रहने वाले लोगों की जान अटक गई। और हमीरपुर समेत कुल्लू में भी बारिश आफत की तरह बरसी। वहां भी नदियां उफान पर आ गई। कई जगहों पर पहाड़ दरकने की घटनाएं भी देखने को मिली। कुल्लू के लिए तो मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब वहां तेज बारिश की संभावना जताई गई। और इस बारिश के बीच एक डराने वाला मंजर कुल्लू के कारशा इलाके में देखने को मिला। वहां तो नदी के साथ बेहिसाब मलबा बहकर आया, इतना कि उसने एक गाड़ी को ढक दिया। ये है रात को कारशा की तबाही, यहाँ है गाड़ी भी दब गई है। इस बीच मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी, उससे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता और बढ़ गई। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मतलब अगले 5-6 दिन तक वहां बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई। हिमाचल के लिए भी ऐसा ही है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी सेम सिनेरियो बना हुआ है, वेरी हैवी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले पूरे हफ्ते में महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों में भी बादल जमकर बरस सकते हैं। और मध्य प्रदेश में तो इसका असर भी दिखाई देने लग गया। वहां जबरदस्त बारिश के बीच नदी नाले उफान पर आ गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो कुछ लड़के उफनती नदी में स्टंट करने पहुंच गए। उन लड़कों ने मौज मस्ती के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां उर्मिल नदी बेकाबू हो गई। और उस नदी से दूर हटने के बजाय वो लड़के उसमें तैरने उतर गए। वो लड़के उस नदी के उफनते पानी के बीच मस्ती करते नजर आए। वो एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। कुछ लड़के तो नदी के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। उन लोगों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और उस नदी में हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। नदी के पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर उनमें एक भी लड़के का पैर फिसल जाता तो उस नदी के पानी के साथ बहता चला जाता। इस दौरान नदी के किनारे खड़े लोग उनसे बार बार बाहर निकलने की अपील करते रहे, लेकिन अपनी मस्ती में खोए उन लड़कों ने किसी की एक नहीं सुनी। वो काफी देर तक नदी में हंसते खेलते रहे। हालांकि गनीमत ये रही कि वो सभी लड़के सुरक्षित बाहर आ गए। जानकारी के मुताबिक वहां की उर्मिल नदी में आए उफान की वजह से कई गांव प्रभावित हो गए। वहां किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ। उर्मिल नदी जो है उसके ब्रिज से ऊपर पानी जा रहा है और काफी 12-13 गांव जो है प्रभावित हुए हैं, उसमें उनका संपर्क टूट गया है। ये देखते हुए वहां तैनात बचाव कर्मियों ने लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। वहां लगातार हो रही बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के किनारे बने कई मकान उफनते सैलाब में समा गए। और उनमें एक मकान तो लोगों की आंखों के सामने शारदा नदी की लहरों में बह गया। कुछ देर पहले तक कंक्रीट से बना वो मकान नदी के किनारे बिल्कुल सही सलामत नजर आया, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी की तेज धार ने उसका नामो निशान ही मिटा दिया। पानी के बहाव ने उसकी नींव को धीरे धीरे खोखला किया। इसके बाद वो मकान नदी की तरफ झुक गया। फिर तो उसकी दीवारों में दरारें पड़ती दिखाई दी और देखते ही देखते उसकी छत और दीवारें पानी में बह गईं। उसकी छत का हिस्सा तो कुछ दूर तक बहता दिखाई दिया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे मौजूद रहे। उनमें 2 लोग तो उस मकान के बहने के बाद पीछे हट गए, जबकि बाकी लोग बेखौफ होकर वहीं डटे रहे। ऐसा लगा मानो उनके लिए मकानों का नदी में बह जाना कोई आम बात हो। लखीमपुर खीरी के मजरा घुसियाना इलाके में शारदा नदी में आया उफान गांव के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वहां उस मकान के साथ कई दूसरे मकान भी शारदा नदी में बह गए।
उधर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नर्मदा नहर में एक कार के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार तेज थी और वो बेकाबू होकर नदी में गिर गई। इसकी जानकारी मिलते ही वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और नहर में गिरी उस कार में बैठे लोगों को बचाने में जुट गए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। हादसे के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें वहां पहुंची और नहर में गिरी उस कार को निकालने का काम शुरू किया गया। इसके लिए कुछ गोताखोर पानी में उतरे और उन्होंने कार के पहियों में मोटी मोटी रस्सियां बांध दी। इसके बाद क्रेन की मदद से उन रस्सियों को खींचा गया और फिर वो कार नहर से बाहर निकाली गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कार में बैठी एक लड़की ने डूबने से पहले मदद के लिए कई बार आवाज भी लगाई थी। तो एक लड़की बचाव कर रही थी, इसके लिए होमगार्ड जवान ने रस्सा लेके बहुत कोशिश की और लड़की ने रस्सा पकड़ा नहीं और फिर बाद में लड़की की डेथ हो गई। इस बीच दमकल विभाग ने दावा किया कि हादसे की खबर मिलते ही उसकी टीम ने बचाव अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी टीम तुरंत घटनास्थल आके उसकी कार्यवाही चालू की। कार को नहर से निकालने के बाद पुलिस ने उसमें बैठे 2 लोगों के शव भी बाहर निकाले। इधर यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में खतरा बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया। वहां लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सरयू नदी में नौका विहार पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस ने गोहत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ गोहत्या और ड्रग्स की तस्करी समेत कई दूसरे मामलों में 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक आदमी की हत्या से हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर कमरे में सो रहे उस आदमी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। इस दौरान उनकी पत्नी ने शोर मचाया तो उन्होंने उन पर भी फायरिंग कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सेना के एक जवान की पत्नी पर जहर देकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया गया। यह आरोप मेघश्याम नाम के जवान के परिवार वालों ने लगाया। उन्होंने बताया कि मेघश्याम की शादी 6 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। इसको लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा था। इसी बीच छुट्टी पर घर आए मेघश्याम अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए अपने ससुराल चले गए, लेकिन वो वहां से सही सलामत लौट नहीं पाए, क्योंकि उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया। मेघश्याम के परिवार के मुताबिक मेघश्याम ने अपने भाई को फोन किया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाए जाने की बात बताई। उनके भाई ने उनसे फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और उस ऑडियो में मेघश्याम अपने ससुराल वालों पर जहर देने के साथ फायरिंग करने के आरोप लगाते सुनाई दिए। इन्होंने फायर गोली चलाई मेरे ऊपर, और इन्होंने झेड़ दिया मेरे को। वैक्सीन जहर किसने दिया तेरे को? हाँ, 4 बंदों ने झेड़ दिया मेरे को। मैं यहाँ से भाग लिया था। वहाँ से भाग क्यों लिया? पुलिस बुलाता वहीं पे फिर। उनके परिवार के मुताबिक मेघश्याम को अलीगढ़ के पिसावा इलाके में उनके ससुराल वालों ने उनकी पत्नी से समझौता कराने के लिए बुलाया था, लेकिन मेघश्याम के भाई ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी पिंकी ने अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर उन्हें जहर दे दिया। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पिंकी ने बुलाया है वहाँ पे, पिंकी साजिश करता है इसकी, पिंकी नहीं मरवाया इसको। अलीगढ़ के टप्पल इलाके के रहने वाले मेघश्याम सेना में जवान थे और उनकी मौत ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ तब आ गया जब शिलांग पुलिस ने दावा किया कि सोनम के पास 2 मंगलसूत्र थे। इसी वजह से इस बात की आशंका जताई गई कि सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी करने से पहले ही उनके प्रेमी बताए जा रहे राज कुशवाहा से शादी कर ली थी। सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी और शादी के ठीक 12 दिन बाद शिलांग में राजा की हत्या कर दी गई थी। और राजा रघुवंशी हत्याकांड की एक-एक परत खोलने में जुटी शिलांग पुलिस ने दावा किया कि सोनम के पास 1 नहीं बल्कि 2 मंगलसूत्र थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि सोनम को 1 मंगलसूत्र उनके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया था, जबकि दूसरा राजा के परिवार की तरफ से शादी में चढ़ाया गया था। इसी वजह से इस बात की आशंका जताई गई कि 11 मई को राजा रघुवंशी के साथ शादी करने से पहले ही सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी की हुई थी। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि सोनम और राज कुशवाहा ने शादी कब की थी। और सूत्रों ने दावा किया कि इसीलिए शिलांग पुलिस सोनम और राज कुशवाहा की शादी से जुड़ी हर एक चीज खंगालने में जुट गई। मतलब उन्होंने कहां और कब शादी की थी। शिलांग पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा और सोनम कई साल से एक दूसरे को जानते थे और किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते थे। सूत्रों ने दावा किया कि जब सोनम के परिवार ने उनकी शादी राजा से कर दी तो दोनों परेशान हो गए थे।
सूत्रों ने बताया कि इसी वजह से सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। और सूत्रों के मुताबिक सोनम के बैग से जो गहने मिले वो राजा रघुवंशी के थे, जिन्हें पहनकर वो पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम में मौजूद शिलोंग जेम्स नाम के प्रॉपर्टी डीलर के ससुराल में छापा मारकर वहां से सोनम का बैग बरामद किया था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि शिलोंग जेम्स ने ही हत्याकांड में शामिल आरोपी विशाल को इंदौर में फ्लैट दिलाया था। सूत्रों के मुताबिक उसी फ्लैट में सोनम कई दिन तक छिपी रही थी। सूत्रों ने बताया कि जेम्स ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस फ्लैट से सोनम का बैग हटा दिया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिलोंग जेम्स ने सोनम और राज कुशवाहा के कहने पर फ्लैट से सामान गायब किया था। सूत्रों ने दावा किया कि इंदौर से सामान हटाने के बाद जेम्स ने सोनम के बैग को अपने ससुराल रतलाम में छिपा दिया था। हालांकि शिलोंग पुलिस ने उनके ससुराल से बैग बरामद कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बैग से राजा रघुवंशी की अंगूठी और सोने की चेन मिली। सूत्रों ने बताया कि ये वही गहने थे जिन्हें पहनकर राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ शिलोंग गए थे। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम ने ही राजा के शरीर से गहने निकाल लिए थे। करीब 16-17 लाख रुपए का माल चढ़ाया था अपने काम में, तो सारी चीज़ें उनको मिक्स कर दी मैंने है। तब कौन सी चीज़ इनके पास में है, कौन सी चीज़ सोनम के घर पे है, ये सब जानकारी वो लोग निकालेंगे। इस मामले में शिलोंग पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर शिलोंग जेम्स की पत्नी से भी पूछताछ की। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी उसके मालिक लोकेंद्र तोमर ने जेम्स पर सोनम का बैग गायब करने का दबाव बनाया था। इधर मध्य प्रदेश के भिंड में प्रसाद में बटे पुए खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। मध्य प्रदेश के भिंड में प्रसाद में बटे पुए खाने से 70 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और पेट में दर्द होने की शिकायत पर उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशंका जताई गई कि मिलावटी घी से बड़े पैमाने पर पुए बनाए गए थे। इस घटना के बाद खाद्य विभाग की टीम जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रसाद खाने से 9 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया। आशंका जताई गई कि उस प्रसाद को बनाने में इस्तेमाल किया गया मावा खराब था। पुलिस ने प्रसाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। पुलिस के मुताबिक ये खबर फैलते ही उस डेयरी का संचालक भाग गया जहां से वो मावा मंगवाया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल यात्रियों के लिए रेल वन नाम का एक सुपर ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से यात्रियों को टिकट बुक करने, ट्रेन का लाइव स्टेटस देखने और खाना ऑर्डर करने से लेकर कई तरह की सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दलित समुदाय की एक नाबालिग लड़की को अगवा करने, धर्म बदलवाने और आतंक की ट्रेनिंग देने के मामले में पुलिस ने ताज मोहम्मद नाम के आदमी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि ताज मोहम्मद इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है और उसी के इशारे पर प्रयागराज से नाबालिग लड़की को अगवा किया गया था। 15 साल की वो लड़की प्रयागराज के फूलपुर थाना इलाके की रहने वाली है, जो 8 मई को गायब हो गई थी। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि गांव में रहने वाली दरख्शा बानो नाम की लड़की ने अपने साथी मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर उनकी बेटी का अपहरण किया था। दावा किया गया उनकी बेटी को प्रयागराज से दिल्ली होते हुए केरल के त्रिशूर ले जाया गया था, वहां उसका धर्म बदलवाया गया था। नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने इस बात का भी दावा किया कि केरल में उनकी बेटी को आतंकी ट्रेनिंग देने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि करीब 1.5 महीने बाद प्रयागराज पुलिस ने उसे केरल से सुरक्षित बरामद कर लिया। लेकिन पुलिस के मुताबिक जब दलित समुदाय की उस नाबालिग लड़की ने आतंक, जिहाद और अपहरण की साजिश का आरोप लगाया तो पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लड़की को प्रयागराज से केरल के त्रिशूर ले जाया गया था और वहां उसे ताज मोहम्मद नाम के आदमी से मिलवाया गया था। सूत्रों के मुताबिक ताज कोई और नहीं बल्कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। नाबालिग लड़की की मां ने भी इस बात का दावा किया कि केरल में ताज ने ही उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया था। ताज मतलब हुआ मिला केरल में केरल में जब इन्हें हमारी लड़की की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ देखी, वो धंधा करवाने के लिए ले गई थी। लड़की की मां के मुताबिक उस लड़की को ट्रेन से केरल ले जाने के दौरान दरख्शा बानो लगातार ताज मोहम्मद के संपर्क में थी। उन्होंने दावा किया कि वो बार बार ताज को फोन पर बता रही थी कि वो प्रयागराज से लड़की को लेकर केरल पहुंच रही है। बात कर रही है, कह रहे हैं हम लड़की लेके आ रहे हैं और तुम वहीं पे रहना, और बातचीत कर रही थी, बराबर पुणे में बातचीत कर रही थी। इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस ने दरख्शा बानो और उसके साथी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस साजिश के मास्टरमाइंड बताए जा रहे ताज मोहम्मद की तलाश में जुट गई।
और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ताज मोहम्मद दरख्शा बानो का हैंडलर है, मतलब दरख्शा उसी के लिए काम करती है। प्रयागराज पुलिस ने ताज मोहम्मद से जुड़ी सारी जानकारी केरल पुलिस को दी। जांच में पता चला कि ताज केरल के त्रिशूर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरख्शा बानो नाबालिग लड़कियों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन और फिर जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले आतंक के केरल मॉड्यूल से जुड़ी हो सकती है। और वह प्रयागराज के फूलपुर थाने के इलाके में मौजूद उसी लिलहट नाम के गांव की रहने वाली है, जिस गांव में दलित समुदाय की वो लड़की रहती। दावा किया गया कि दरख्शा बानो की उम्र सिर्फ 19 साल है। दरख्शा की गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 की टीम लिलहट गांव पहुंची। पता चला कि दरख्शा और दलित समुदाय की वो लड़की दोस्त थी। गांव में उन दोनों का घर भी थोड़ी दूरी पर ही मौजूद है। यहाँ पर दरकशा यानी कि जो 19 वर्षीय मुस्लिम लड़की, जो उसकी सहेली भी कही जाती है, जो उससे परिचित थी, वो उसे बहला फुसला कर ले जाती है। ये उसका घर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरख्शा नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले आतंक के केरल मॉड्यूल से जुड़ी हो सकती है। इस बात का भी दावा किया गया कि दरख्शा काफी वक्त से ताज मोहम्मद के इशारे पर लड़कियों को अगवा कर केरल पहुंचाने में जुटी थी। प्रयागराज पुलिस ने शक जताया कि दरख्शा और कैफ के अलावा इस पूरे मामले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। और इसीलिए इस पूरी साजिश से पर्दा उठाने और उसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें बना दी गईं। प्रयागराज पुलिस ने दरख्शा बानो और मोहम्मद कैफ से पूछताछ के बाद कई जगहों पर छापे मारे। प्रयागराज पुलिस ने केरल के त्रिशूर और झारखंड में भी छापेमारी की। दलित समुदाय की नाबालिग लड़की की मां के मुताबिक दरख्शा ने ही उनकी बेटी को बरगलाया था और उसी के बहकावे में आकर उनकी बेटी उसके साथ चली गई थी। नाबालिग लड़की की मां के मुताबिक 8 मई को उनकी बेटी गांव की एक शादी में गई थी और अचानक गायब हो गई थी। उनके मुताबिक दरख्शा ने उनकी बेटी को पैसों का लालच और इस्लाम धर्म की खूबियां बताकर झांसे में लिया था। बहला के ले गई फाटक से एक कैफ नाम का लड़का था, वो लिया गया इलाहाबाद। आरोप लगाया गया कि कैफ ने स्टेशन पर लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। लड़की के परिवार के मुताबिक दरख्शा उनकी लड़की को प्रयागराज से करीब 3000 किलोमीटर दूर केरल के त्रिशूर ले गई थी। लड़की के परिवार के मुताबिक त्रिशूर में जिस कमरे में उनकी बेटी को रखा गया था, वहां पहले से 2 लड़कियां मौजूद थी। आतंकवादियों का कमरा था। आतंकवादियों के कमरे पर ले गए लड़की को। हाँ, स्टेशन के पीछे वहाँ थे, तो वहाँ 2 लड़के, एक मुल्ला और 2 लड़कियां और थे उस कमरे में। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि केरल में उनकी बेटी का धर्म बदलवाया गया था और फिर उसे जिहाद की ट्रेनिंग दी गई थी। इस मामले में यूपी एटीएस की टीम ने भी छानबीन शुरू कर दी और वो ये पता लगाने में जुट गई कि किस संगठन ने लड़की को केरल में ट्रेनिंग दी थी। इधर बिहार के जहानाबाद से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बिना पेड़ काटे करीब 100 करोड़ रुपयों की लागत से सड़क को चौड़ा करने का काम कर दिया गया, जिसकी वजह से पुरानी सड़क के किनारे खड़े पेड़ सड़क के बीच में आ गए। इतना ही नहीं, सड़क पर लाइट भी नहीं लगाई गई, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक सड़क पर पेड़ होने की वजह से वहां कई हादसे तक हो चुके हैं। सड़क का चौड़ा करने का काम पटना और गया को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद इरकी पावर ग्रिड के पास हुआ और वहां करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को चौड़ा किया गया। लेकिन सड़क को चौड़ा करने से पहले पुरानी सड़क के किनारे मौजूद पेड़ों को नहीं हटाया गया, मतलब बिना पेड़ हटाए ही सड़क को चौड़ा कर दिया गया। इससे दर्जनों पेड़ सड़क के बीच में आ गए। सड़क निर्माण विभाग के इस कारनामे से आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। पेड़ों की वजह से लोगों की परेशानी, कभी भी किसी को भी कोई भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। ये अजीबोगरीब मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आया। पटना गया मार्ग पर बनाई गई ये सड़क करीब 8 किलोमीटर लंबी है। इस बारे में जब सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सड़क बनाने में हुई गलती मान ली। जहाँ जगह मिलता है वहाँ किया है, यहाँ 200 मीटर में इधर कर दिया है। इसको तो नहीं करना था, लेकिन कर दिया है। बाकी जगह हम लोग ऐसा नहीं किया है। सड़क निर्माण विभाग के मुताबिक वन विभाग की तरफ से पेड़ों को हटाने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से ये गलती हुई। हालांकि दावा यह किया गया कि जल्द ही वन विभाग से अनुमति लेकर सड़क के बीच में खड़े पेड़ों को हटा दिया जाएगा। सौभाग्य की एक बात यह कि ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी करने वालों को भगवान संडे को ही बनाता है, फुर्सत से। पटना से गया जाने वाली रोड पर जहानाबाद में 2 गांव पड़ते हैं, कनौदी और इरकी। तो कनौदी और इरकी के बीच की 8 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा करना था। पहले तो यह नेशनल हाईवे का हिस्सा था, लेकिन बाद में नेशनल हाईवे नया बन गया तो यह वाली पुरानी सड़क आ गई रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंडर, पथ निर्माण विभाग।
तो इस सड़क का 8 किलोमीटर का हिस्सा कनौदी और इर्की के बीच का, इसको चौड़ा करना था, सड़क बनानी थी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ठेके वगैरह देने थे सड़क को चौड़ा करने के। 100 करोड़ रुपए की मंजूरी थी, लेकिन सड़क के साइड में थे पेड़, तो सड़क को चौड़ा करने की जगह बनाने के लिए पेड़ काटने थे। चाहे आप सरकारी विभाग हो, पेड़ काटने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन विभाग से। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अफसरों ने लिखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को कि भाई सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, तो परमिशन दो। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों ने बोला कि ये जो पेड़ काटोगे इनकी भरपाई करने के लिए और पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 14 हेक्टेयर जमीन दो इसके लिए। तो फाइल फिर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गई। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास अपनी तो जमीन होती नहीं, वो तो रोड बनाने का विभाग है। जमीन होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यानी जिला प्रशासन के पास। तो रोड कंस्ट्रक्शन विभाग ने बोला जिला प्रशासन को कि भाई 14 हेक्टेयर जमीन दे दो, ये जमीन हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देनी है, वो इस पर पेड़ लगाएंगे, क्योंकि हमें सड़क चौड़ी करनी है जिसके लिए पेड़ काटे जाएंगे। तो उसकी भरपाई करने के लिए नए पेड़ लगाने होंगे, जिसके लिए जमीन चाहिए। जिला प्रशासन के पास जमीन नहीं दी इस काम के लिए, तो उसने जमीन नहीं दी। जमीन नहीं दी तो वन विभाग ने पेड़ काटने की एनओसी नहीं दी, यानी परमिशन नहीं दी। पेड़ काटने की मंजूरी नहीं मिली तो रोड कंस्ट्रक्शन विभाग के लोग पेड़ काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने पेड़ नहीं काटे। बहुत बढ़िया। लेकिन सड़क का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो बनना था ना, तो सड़क बना दी, मतलब बिना पेड़ काटे बना दी, चौड़ा कर दिया सड़क को। और पेड़ नहीं काटे क्योंकि पेड़ काटने की एनओसी नहीं आई थी, तो पेड़ आ गए सड़क के बीच में। मतलब ये कि अब पब्लिक जाए जिगजैग करती हुई, स्टंट करती हुई, पेड़ों से बचकर निकलती हुई, रील बना रहे जैसे। कोई टकरा गया तो कह रहे रात को भी चमकने वाली रेडियम की प्लेटें होती है ना, जो वो लगा देंगे पेड़ों पर। लाइट नहीं लगाएंगे, रेडियम की प्लेटें लगा देंगे ताकि रात में नजर आ जाए कि पेड़ है बीच रोड पे। ये कौन सा ओलंपिक्स चल रहा है? बाधा दौड़ खेलना है क्या पब्लिक को? बीच सड़क पर पेड़ छोड़ दिए, पब्लिक का पैसा लगा दिया सड़क बनाने में, और सड़क के बीच में पेड़ है। कह रहे हैं कि वन विभाग की एनओसी का इंतजार है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। अरे तो सड़क पहले क्यों बना दी? नहीं देगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी तो क्या होगा? पेड़ नहीं कटेंगे तो क्या करोगे? सड़क बनाइए या दरी बिछाइए कि पेड़ नहीं काटने दिए तो उठाकर दूसरी जगह रख दोगे सड़क को? क्या मजाक चल रहा है ये पब्लिक के पैसों का? कोई अधिकारी देखता होगा ना, जब सड़क बनती होगी तो बीच में पेड़ लगे हैं और आपने सड़क बनने दी कि पेड़ बाद में काट देंगे। और वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? बस मना करके बैठ गए कि पहले दूसरी जमीन दो नए पेड़ लगाने के लिए, तब इनको काटने की परमिशन देंगे। तो उन्होंने तो आपकी सुनी नहीं, उन्होंने तो सड़क बना दी। ये पेड़ तो वैसे ही मर के गिर जाएंगे, उस पर सड़क बना दी है, क्या करोगे? कौन भरपाई करेगा? और पब्लिक के लिए रात में चमकने वाली प्लेट लगा दी बस कि रात में कोई टकरा कर गिर ना जाए। पब्लिक आपको थैंक यू बोले इसके लिए? अरे पब्लिक को रात में देखकर चलने को कह रहे हो, आपकी खुद की आंखें दिन के उजाले में कहीं टहलने निकल गई थी क्या? किसी को कुछ हो गया तो आप भरोगे अपनी जेब से? पब्लिक का पैसा तो लगा ही दिया इसी सड़क पर, कुछ हो गया तो जान भी लग जाएगी पब्लिक की। कौन करेगा भरपाई इसकी? सड़क विभाग वाले जिन्होंने ये सड़क बना दी थी, या वन विभाग वाले जिन्होंने पेड़ नहीं हटाने दिए, या जिला प्रशासन वाले जिन्होंने नए पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी? एक हाथ को पता नहीं रहता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, तो पब्लिक भुगतेगी क्या? और सब कुछ हुआ तो पेड़ों के नाम पर ना। वो पेड़ खड़े हुए देख रहे हैं सड़क पे कि एक विभाग वाले आ गए और ऐसा तारकोल डाल गए हैं जड़ों के आसपास सड़क बनाकर कि अब इनको पानी नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाना है। और वो नहीं हुआ तो कोई गाड़ी आकर मार जाएगी पेड़ को। नहीं तो इलेक्शन आने वाला है सड़क का, कहीं उद्घाटन करना पड़ गया सड़क का तो इलेक्शन आने वाला है। पेड़ कहीं आनंद फानंद में वैसे ही ना काट दिए जाएं, तो छुरा खरबूजे पर पड़े या खरबूजा छुरे पर, पेड़ तो कटना ही है। उससे पहले जाकर सर्कस में गाड़ी जैसे चलाते हैं, वो ट्रेनिंग लेनी हो तो ले आइए इस सड़क पर। जय हो सरकारी विभाग वालों, जय हो आपकी। टैलेंट में कोई कमी नहीं है आपके, 100 बात की एक बात। उधर पटना में जेडीयू के दफ्तर में पहली बार किसी बीजेपी नेता की तस्वीर लगाई गई। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के दफ्तर पर लगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब जेडीयू के दफ्तर में किसी बीजेपी नेता की तस्वीर लगाई गई।
इसे लेकर आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा। जेडीयू आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेता का तस्वीर लगाकर बचा रही है पार्टी को। अब तो ये स्पष्ट हो गया। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में केक काटा गया। अखिलेश के वहां पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया 52 साल के हो गए। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इस पद के चुनाव के लिए उनके अलावा किसी और उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। उसके बाद ही उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए करीब करीब तय हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को इतनी बुरी तरह रौंदा कि ये देखने वाले लोग चीख पड़े। वो चारों लोग एक ढाबे में एक बर्थडे पार्टी के लिए आए थे और वहां से खाना खाकर लौट रहे थे। वो लोग जैसे ही ढाबे के मेन गेट पर पहुंचे तभी उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी खौफनाक हुई कि उनमें 3 लोग ऊपर की तरफ उछलते दिखाई दिए। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक उस ढाबे के बाहर वो लोग आराम से चलते नजर आए। उनके अलावा एक आदमी और उनके साथ एक महिला इत्मीनान से बैठी दिखाई दी। इस बीच वो लोग उस ढाबे के मेन गेट से बाहर निकलते दिखे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग रोड तक पहुंच पाते, इतने में उस कार ने उन्हें किसी तिनके की तरह उड़ा दिया। हालांकि उनमें एक लड़का वहां से भागने में कामयाब हो गया, जबकि एक बुजुर्ग समेत वो 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। उनमें एक दूसरा लड़का अपने पेट के बल फर्श पर गिर गया और बाकी 2 लोग तो उस ढाबे की दीवार के नजदीक जाकर गिरे। ये दर्दनाक हादसा हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में नेशनल हाईवे 9 के पास हुआ। स्विफ्ट गाड़ी ने काफी अंदर जाकर फव्वारे के अंदर उसका और इसमें उस दूसरे लड़के की जान चली गई। वो लोग वहां एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद अपने घर जा रहे थे। इसी बीच ये भीषण हादसा हो गया। उधर गुजरात के अमरेली में पुरानी दुश्मनी की वजह से एक गाड़ी वाले ने 3 लोगों को कुचलने की कोशिश की, ऐसा बताया गया। वो गाड़ी वाला तेज रफ्तार में आया और फिर उन तीनों को टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया। हादसा उस समय हुआ जब वो तीनों लोग सड़क पार कर रहे थे। उस वक्त वो गाड़ी उनसे काफी दूर थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो तेज रफ्तार गाड़ी वहां आ गई और उन तीनों को भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उनमें 2 लोग हवा में उछलकर सड़क किनारे जा गिरे, जबकि एक आदमी सड़क के बीचों बीच गिरा दिखाई दिया। ये देखकर आसपास खड़े लोग दौड़कर उन घायलों के पास आकर खड़े हो गए। वहीं टक्कर मारने के बाद उस गाड़ी का संतुलन भी बिगड़ गया और वो वहां पार्किंग में खड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। लेकिन इसके बाद भी वो गाड़ी वाला वहां रुका नहीं, बल्कि उसने तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी पीछे ली और वहां से भाग निकला। वो जितनी स्पीड में वहां आया उतनी ही स्पीड में वहां से भाग भी निकला। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सड़क पर खड़े उन लोगों को उस गाड़ी वाले को पकड़ने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद वो लोग उन तीनों घायलों को अस्पताल ले गए। वहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। इस घटना के बाद पुलिस ने उस गाड़ी वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आदमी ने एक टीचर पर हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी बेटी का सर्टिफिकेट लेने स्कूल गए थे। इस दौरान उनके और टीचर के बीच कहासुनी हो गई और उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सामने खड़े टीचर पर हमला कर दिया। इससे पहले वो उनके साथ एक कमरे में बात करते नजर आए। वो टीचर टेबल के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी बगल वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी दिखी। वो लड़की फोन चला रही थी। वो आदमी उस टेबल के सामने खड़े होकर उन पर चिल्लाते दिखे। वो उंगली दिखाकर गुस्से में उनसे बात कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने टीचर को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसका पलटवार करने के लिए वो अपनी कुर्सी से उठे और उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहां खड़े एक आदमी ने उनका बीच बचाव किया। इतने में ही उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया। ये देखकर उस कमरे के बाहर खड़े लोग घबरा गए। तभी एक आदमी बाहर से आया और उन्हें खींचकर अपने साथ ले गया। ये मामला अहमदाबाद के रखियाल इलाके के एक स्कूल का रहा। जानकारी के मुताबिक वो आदमी अपनी बेटी का सर्टिफिकेट लेने स्कूल गए थे, लेकिन इस दौरान टीचर से उनकी बहस हो गई और उन्होंने गुस्से में उन पर हमला कर दिया। इधर जंगी जहाज INS तमाल को नौसेना के हवाले कर दिया गया। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और ताकतवर जंगी जहाज INS तमाल शामिल हो गया। रूस में अधिकारियों ने इस वॉरशिप को नौसेना में शामिल किया। इस युद्धपोत को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है। INS तमाल विदेश से आने वाला आखिरी वॉरशिप होगा। इसके बाद सिर्फ देश में बने वॉरशिप ही सेना में शामिल किए जाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में उमाशंकर नाम के एक आदमी पर एक गर्भवती महिला ने भूत भगाने के नाम पर रेप करने का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक रेप के बाद आरोपी ने उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी भी दी। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि गांव का ही एक लड़का कई दिन से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था।
उधर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आरोप लगा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर पर हमला कर दिया। आरोप लगा बीजेपी पार्षद के साथ बीजेपी के कई नेता नगर निगम के दफ्तर में दाखिल हुए और एक साथ वो लोग उन पर टूट पड़े। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि मारपीट करने वालों ने भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को घेर लिया और धक्का देकर उन्हें फर्श पर गिरा दिया। इसके बाद वो लोग उन पर लात घूंसे बरसाते नजर आए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। उनमें 2 लोगों ने उनका कॉलर पकड़ लिया और एक आदमी उनका एक हाथ पकड़कर फर्श पर घसीटता दिखाई दिया। वो लोग उन्हें घसीटते हुए नगर निगम के दफ्तर के परिसर में ले गए। इस बीच वो लोग उन्हें धमकाते भी सुनाई दिए। एडिशनल कमिश्नर पर हमला करने वाले लोग बीजेपी के पार्षद और नेता बताए गए। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर पर बीजेपी के एक दूसरे नेता का अपमान करने का आरोप लगा था। आशंका जताई गई कि इसी वजह से उनके समर्थकों ने मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद तो कई अधिकारी और कर्मचारी भड़क गए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हमले की कड़ी निंदा की और उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इधर दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर पहुंची कई पुरानी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। नए नियम के मुताबिक दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण कम करने और पुरानी गाड़ियों को हटाने के मकसद से लिया गया, लेकिन इस फैसले के लागू होने के बाद भी कई पुरानी गाड़ियां पेट्रोल पंपों पर पहुंच गईं। हालांकि वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस वालों ने उन पुरानी गाड़ियों को सीज करने में देर नहीं लगाई। दिल्ली में नया नियम लागू होते ही सभी पेट्रोल पंपों पर ट्रैफिक पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई ताकि वो ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सकें। इस मुहिम के तहत अलग अलग इलाकों में कई पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का दावा किया गया। इसी कड़ी में आश्रम इलाके में एक मर्सिडीज कार को भी सीज किया गया जो 15 साल पुरानी बताई गई। दिल्ली के पंचकुइया रोड पर मौजूद एक पेट्रोल पंप पर कई पुरानी मोटरसाइकिलों को भी पकड़ा गया। यहाँ से 2 ओवर 15 इयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि हंगामा न हो सके। गाड़ी को सीज करने के लिए यहाँ पर आप देखें ट्रैफिक पुलिस के जो 2 लोग हैं उनको भी तैनात किया गया है। पुरानी गाड़ियों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों पर खास कैमरे लगाए गए। इनके जरिए 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को उनके नंबरों से पहचाना जाता है। उधर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में बातचीत न करने पर एक बार फिर मारपीट की गई। इस बार मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकानदार को पीट दिया गया। मारपीट के आरोपी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता बताए गए। उन्होंने दुकानदार पर मराठी बोलने का दबाव बनाया और जब दुकानदार ने सवाल जवाब किया तो उन्हें थप्पड़ जड़ दिए गए। चौंका देने वाला मामला ठाणे के मीरा रोड इलाके का रहा। जिन लोगों ने दुकानदार को पीटा वो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बताए गए। उनमें एक आदमी के कंधे पर एमएनएस का अंगवस्त्र भी दिखाई दिया। उन्होंने दुकानदार पर दबाव डाला कि वो मराठी भाषा में बातचीत करें, लेकिन दुकानदार ने उनसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों, तो वो भड़क गए, गाली गलौज करने लग गए। मराठी कंपल्सरी हो गया। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। कुछ देर तक बहस चलती रही। इसी बीच दुकानदार ने बताया कि उन्हें मराठी नहीं आती, लेकिन आरोपियों का कहना था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी ही पड़ेगी। कौन से राज्य में गाना मार रहा हूँ? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी? ठाणे में ही कुछ दिन पहले भी मराठी भाषा न बोलने पर 2 महिलाओं की सरेआम पिटाई कर दी गई थी। उधर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में बातचीत न करने पर एक बार फिर मारपीट की गई। इस बार मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकानदार को पीट दिया गया। मारपीट के आरोपी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता बताए गए। उन्होंने दुकानदार पर मराठी बोलने का दबाव बनाया और जब दुकानदार ने सवाल जवाब किया तो उन्हें थप्पड़ जड़ दिए गए। चौंका देने वाला मामला ठाणे के मीरा रोड इलाके का रहा। जिन लोगों ने दुकानदार को पीटा वो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बताए गए। उनमें एक आदमी के कंधे पर एमएनएस का अंगवस्त्र भी दिखाई दिया। उन्होंने दुकानदार पर दबाव डाला कि वो मराठी भाषा में बातचीत करें, लेकिन दुकानदार ने उनसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों, तो वो भड़क गए, गाली गलौज करने लग गए। मराठी कंपल्सरी हो गया। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा। क्यों मराठी बोलने का
कुछ देर तक बहस चलती रही। इसी बीच दुकानदार ने बताया कि उन्हें मराठी नहीं आती, लेकिन आरोपियों का कहना था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी ही पड़ेगी। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी? ठाणे में ही कुछ दिन पहले भी मराठी भाषा न बोलने पर 2 महिलाओं की सरेआम पिटाई कर दी गई थी। सौभाग्य की एक बात है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर फिर एक आम दुकानदार को पीट दिया गया। जिन्होंने पीटा उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी का अंगवस्त्र पहना हुआ था। अभी रैली होने वाली है जिसको विक्ट्री रैली कहा जा रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ आने वाले हैं। लेकिन वो विक्ट्री वो बता रहे हैं इस बात की है कि नई शिक्षा नीति में हिंदी को जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा अब स्कूलों। वो एक नीति की बात है और राजनीति ऐसी बातों पर जरूर होनी चाहिए। अगर किसी राज्य के लोगों में यह भावना है कि उन पर शिक्षा में हिंदी थोपी जाएगी तो पार्टियों को यह पूरा हक है कि वो इस पर आंदोलन करें। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की पार्टियों ने आंदोलन किया और महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला पलटा भी। इसलिए वो इसको अपनी जीत बता रहे हैं और ऐसा करना उनका अधिकार है, वो जरूर करें। उनको रैली करके जीत घोषित करनी है, वो जरूर करें। लेकिन इसका छोटे दुकानदारों को मारने से क्या लेना देना है? किसी को आप मार कैसे सकते हो? अगर आपकी पार्टी के ये लोग नहीं है तो आप निंदा तो करते नहीं। वो तो आपकी पार्टी का नाम का अंगवस्त्र पहनकर पिटाई करते दिखते हैं, वो भी छोटे दुकानदारों को। अरे आपको वहां के सरकारी बैंकों में मराठी बोलने वाले कर्मचारी चाहिए तो उसका तो लॉजिक हो सकता है कि बैंक सरकारी है तो राज्य की जनता के हिसाब से काम करना चाहिए, या सरकारी विभाग में मराठी बोलने वाले ही कर्मचारी हों। अगर आपका यह तर्क है तो वो भी लॉजिक है। यह हो सकता है कि राज्य के सरकारी विभागों में राज्य की भाषा चले। लेकिन किसी की दुकान कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है। अगर कोई दुकान वाला मराठी नहीं बोलना चाहता या मराठी नहीं बोल सकता और आप सहमत नहीं उससे, तो मत जाओ उसकी दुकान पर। दुकानदार तो ग्राहक को लाने के लिए क्या क्या नहीं करते। किसी टूरिस्ट वाली जगह पर चले जाइए, जहां इजराइल के टूरिस्ट जाते जाते ना, वहां के दुकानदार इजराइल की भाषा में भी बोर्ड लगा देते हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए। जहां रूस के टूरिस्ट जाते हैं दुकानदार, उनसे रशियन में बातें करने लगते हैं। तो वो तो दुकानदार की मर्जी है ना, वो किसी भी भाषा में बात करे। अगर ग्राहक उसकी बात ही नहीं समझ पाएगा तो दुकान चलेगी कैसे उसकी? उसका नुकसान होगा। आपको क्या? ये आप जबरदस्ती थोड़ी ही कर सकते हो किसी प्राइवेट धंधा चलाने वाले के साथ कि उसको आपकी ही भाषा में बात करनी होगी। अरे ऐसा करना है तो कानून बनाओ। देश का कौन सा कानून कहता है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता बताकर कोई जबरदस्ती किसी से कोई भाषा बुलवा सकता है? स्कूलों में किस भाषा में शिक्षा होगी यह बिल्कुल जायज मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों के लिए। लेकिन किसी प्राइवेट दुकान में थोड़े ही आप भाषा थोप सकते हो और बिना बात के मार कैसे सकते हो? मीरा रोड में वो दुकानदार बहुत ही आराम से बात कर रहे थे। अपने आप को एमएनएस के कार्यकर्ता दिखाने वाले लोगों ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। आप मार कैसे सकते हो? लेकिन यह भी हकीकत है कि ऐसी मारपीट कोई पहली बार तो हुई नहीं है। और क्या हुआ है कि अब तक मारपीट करने वालों का क्या बिगाड़ा किसी ने? किसी को कोई सजा तो हुई नहीं है, हमने तो नहीं सुनी। चले गए किसी भी दुकान पर और मारने लगे। वो दुकान उस आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है। और मारपीट तो आप कहीं भी नहीं कर सकते। लेकिन कानून का कोई डर दिखता ही नहीं है। ऊपर से मुंबई की महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए कई छुटभइये नेताओं को यह आसान रास्ता मिल गया है। किसी की दुकान में चले जाओ, बोलो कि मराठी बोलो, नहीं तो मारपीट कर दो, वीडियो बना दो, नेता बन जाओ। क्योंकि कानून तो कुछ बिगाड़ता नहीं दिखता ऐसे लोगों का। और ये इनकी हेकड़ी छोटे दुकानदारों पर ही चलती है। आम निहत्थे प्राइवेट रोजी रोटी कमाने वालों को जाकर मार कर आ जाते हैं बस। ऐसे बनेगा महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और मराठी भाषियों की कैसी छवि बना रहे हैं ये लोग। अगर सारे मराठी भाषी इसी सोच के होते तो ऐसे नेताओं को वोट नहीं मिल जाते इलेक्शन में। ये सिर्फ अपना पार्षद का टिकट लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। स्कूलों में मराठी में पढ़ाई होना अलग मुद्दा है और यह जबरदस्ती प्राइवेट धंधा करने वाली आम पब्लिक से जबरदस्ती मराठी बुलवाना अलग मुद्दा है। पीट तो आप किसी को नहीं सकते। 100 बात की एक बात। इधर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर लिया।
न्यूयॉर्क में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को एक सोचा समझा आर्थिक युद्ध बताया। कार्यक्रम में बात करते हुए जयशंकर ने हुंकार भरी कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को जटिल बताया और माना कि इसे सुलझाने में वक्त लगेगा। इसके साथ ही उसने बॉर्डर पर हालात शांतिपूर्ण बनाए रखने की इच्छा भी जताई। गुजरात के वलसाड में संतुलन बिगड़ जाने की वजह से एक मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में उस मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई और हादसे के बाद लोगों में दहशत मच गई। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़की को गलत तरीके से छूने के आरोप में पुलिस ने एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। वो लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी और आरोप लगा कि तभी वहां से जाते वक्त बुजुर्ग ने बदसलूकी की, लेकिन उनकी यह हरकत एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इलाके के अलग अलग जगहों में लगे 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर उस आरोपी बुजुर्ग को धर दबोचा। क्योंकि वो बुजुर्ग सड़क के किनारे खड़ी उस लड़की को गलत तरीके से छूते नजर आए। फिर तो उस लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और पीछे पलटकर वो उनके पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद वो बुजुर्ग भी दौड़कर भागते दिखे। तभी उस लड़की ने उन पर घूंसे बरसा दी। इस दौरान उस लड़की के साथ 2 महिलाएं भी मौजूद दिखीं और उन्होंने भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। इस बीच सड़क के किनारे मौजूद कई लोग उनकी यह हरकत देखकर दंग रह गए। बदसलूकी की यह घटना मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके में सिटी सेंटर के बाहर हुई। पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद उस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उस वीडियो के सामने आने पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और उस बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पे इसने अपने जो इसने काम किया है, जो गलत काम की, इसको स्वीकार किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी उस बुजुर्ग ने कई महिलाओं से बदसलूकी की थी, लेकिन किसी भी घटना की शिकायत थाने में नहीं की गई थी। इधर देश के अलग अलग इलाकों में खतरनाक स्टंट करने के चक्कर में हो रहे हादसों के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया। वहां एक लड़का ट्रैक्टर पर बैठकर खतरनाक स्टंट करता नजर आया, लेकिन इसी दौरान वो ट्रैक्टर अचानक पलट गया। क्योंकि वो एक खेत में उस ट्रैक्टर पर बैठकर स्टंट करता नजर आया। उसके दोस्त उसका वीडियो बनाते रहे, जबकि वो ट्रैक्टर को खेत में ले जाकर तेज रफ्तार में करतब दिखाता रहा। ट्रैक्टर को देखकर ऐसा लगा मानो उसे कोई इंसान नहीं बल्कि रिमोट से चलाया जा रहा हो। उस लड़के ने ट्रैक्टर के आगे के दोनों पहिए हवा में उठा दिए। पूरा का पूरा ट्रैक्टर सीधा खड़ा हो गया। इसके बाद वो ट्रैक्टर को गोल गोल घुमाने की कोशिश करता दिखा। इसी दौरान उस ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते वो पलट गया। इसकी वजह से स्टंट कर रहा वो लड़का भी नीचे गिर गया। ट्रैक्टर के चारों पहिए आसमान की तरफ उठे नजर आए। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में उस लड़के को हल्की फुल्की चोट ही आई। हैरान कर देने वाला ये मामला शाहजहांपुर के कांट इलाके का रहा। पुलिस को घटना का वीडियो मिलते ही लड़के की तलाश शुरू कर दी गई। उधर कर्नाटक के हासन जिले में पिछले 40 दिन में 21 लोगों की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। सरकार के स्वास्थ्य विभाग को यह पता लगाने का सरकार ने निर्देश दिया कि आखिर वहां किस वजह से अचानक हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आ गई। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आदेश दिया गया कि वह ऐसे मरीजों के जल्द इलाज की पूरी व्यवस्था करें। क्योंकि मौत के इन आंकड़ों ने न सिर्फ हासन जिले में बल्कि पूरे राज्य के लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अकेले हासन जिले में ही पिछले 40 दिन में 21 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनमें 3 लोगों को तो एक ही दिन हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। इस खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इनमें कई युवा थे। बाद में राज्य सरकार ने इन मामलों की जांच के आदेश दे दिए। जेनेटिक रीजन्स ಇರ್ತವೆ जेनेटिक रीजन्स ಇಂದ ಒಂದು हार्ट ಮಸಲಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು। सबसे नया मामला हासन के एक गांव से सामने आया, जहां संजय नाम के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ थे और उनके दोस्तों ने सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें बिना देरी के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इसी तरह 22 साल की एक महिला की भी जान चली गई। विभाग के मुताबिक पिछले 40 दिन में जिन 21 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई, उनमें 5 लोग 19 से 25 साल के थे, जबकि 8 लोगों की उम्र 25 से 45 साल के बीच बताई गई। यानी मरने वालों में करीब 2/3 लोगों की उम्र 45 साल से कम थी। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मरीज को डॉक्टर के सामने ही दिल का दौरा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक वो अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास आए थे, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश होकर टेबल पर गिर गए।
ये देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। आनन फानन में डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठे और मरीज को सीपीआर देना शुरू किया। उन्होंने लगातार उनके सीने को जोर जोर से दबाया। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन डॉक्टर की सूझबूझ की वजह से उन्हें तुरंत होश आ गया और उन्होंने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने आए थे। डॉक्टर के चेंबर में कुर्सी पर वो बैठे दिखे। इस दौरान एक आदमी और एक महिला भी उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर ने उनकी कलाई पकड़ के चेक किया और फिर कागज पर कुछ लिखने लग गए। इतने में ही वो मरीज अचानक बेहोश होकर टेबल पर गिर गए थे, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सीपीआर देकर उनकी जान बचा ली। सौभाग्य की एक बात यह कि चीन अब भारत पर नई जंग छेड़ने के मूड में दिख रहा है। सब्जी मंडी पर, यानी पब्लिक की थाली पर। गाड़ियों का तो आपने सुना होगा शायद कि कई गाड़ियों का प्रोडक्शन फंस गया फैक्ट्रियों में। खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फैक्ट्रियों में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि गाड़ियों के इंजन में एक पुर्जा लगता है जिसको कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। और दुनिया में चीन के अलावा इक्का दुक्का जगह ही बनता है ये रेयर अर्थ मैग्नेट। ज्यादातर सब चीन में ही बनता है और दुनिया भर की गाड़ी बनाने वाली कंपनियां चीन से ही ले रही थी। फिर ट्रंप आ गए और ट्रंप ने अपने टैरिफ वाले फैसले लेने शुरू कर दिए। इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले सामान पर। चीन पर उनका कुछ ज्यादा ही जोर है, मतलब ट्रेड वॉर छेड़ दी तो चीन ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया और उसमें ये गाड़ियों में लगने वाला खास पुर्जा उसने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने ये खास पुर्जा रेयर अर्थ मैग्नेट को देना बंद करना शुरू कर दिया दूसरे देशों की कार कंपनियों को। मतलब एक तरह से ब्लैकमेल कर दिया। जिसको मर्जी होती है चीन उसको उतना अपने हिसाब से देने लग गया ही। यानी सारी कार कंपनियों की दुखती रग दबा कर रखी है। तो वो लड़ाई तो खैर दुनिया भर के साथ लड़ रहा है चीन। भारत की कार कंपनियों को भी दिक्कत आ रही है और दूसरे तरीके निकाले जा रहे हैं उस लड़ाई में। लेकिन भारत पर एक और भी हमला चल रहा है ऐसा लगता है। गाड़ियों का मसला तो कुछ ही लोगों का मसला है, लेकिन उससे ज्यादा अहम है भारत की फल सब्जियों पर चीन की चाल। आप कहोगे कि गाड़ियों की फैक्ट्रियों की दिक्कत तो समझ में आती है कि कोई पुर्जा है जो चीन ने रोक दिया है तो गाड़ी बनाना मुश्किल हो गया है जब तक सप्लाई नहीं आती। लेकिन फल सब्जियां उगाने में कोई चीन का पुर्जा लगता है क्या? हां जी, लगता है। खाद लगती है स्पेशल वाली। कई फल सब्जियों में स्पेशलिटी खाद लगती है जो भारत में चीन से आती है। मतलब 80% चीन से आती है स्पेशलिटी खाद। तो वो क्या चीन ने देनी बंद कर दी है? नहीं, बंद तो नहीं की है, लेकिन दे भी नहीं रहा है। इसलिए खुराफात लग रही है क्योंकि इसमें गाड़ी के पुर्जे की तरह खुल्लम खुल्ला खेल नहीं रहा चीन। बाकी देशों को तो दे रहा है, लेकिन भारत को जो खाद जाने वाली होती है उसकी इंस्पेक्शन करने के नाम पे वो रोक देता है। ये स्पेशलिटी खाद है। एक तो जनरल खाद होती है, यूरिया, डीएपी वगैरह, और दूसरी होती है खास स्पेशलिटी खाद जो अलग अलग फसल के लिए खास बनाई जाती है। वो वाली रोक रखी है। चीन के अधिकारी कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन चल रही है और चले ही जा रही है। अब इतना तो समझ में आता है कि चीन ये कर क्या रहा है। ये जो खास तरह की खाद होती है ये किसी फसल में उत्पादन बढ़ाती है। कोई खाद किसी फल को देर तक ताज़ा रखने के लिए होती है। कोई खाद ऐसी होती है जो क्वालिटी और स्वाद को बेहतर कर देती है। कोई खाद ऐसी होती है जिसको लगाने से उस फल या सब्जी की एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाती है। यानी ये वाली जो खाद होती है ये फसल की कीमत और वैल्यू बढ़ाने के लिए होती है। किन फलों में लगती है पता है? आम में लगती है, केले में लगती है, संतरे में लगती है, मौसम्मी में लगती है, अनार में लगती है, अंगूर में लगती है, यहां तक कि सेब में भी लगती है। तो खतरा समझ रहे हैं क्या है? फल पैदा करने में दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत। सारा एक्सपोर्ट मार्केट खराब हो सकता है अगर स्पेशलिटी खाद ना आई टाइम पर तो, क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाली क्वालिटी के फल पैदा होना मुश्किल दूसरी खाद लगाने से फसल में, और उतनी पैदा भी नहीं हो पाएगी। दूसरी खाद लगा दी तो वो उस तरह की क्वालिटी नहीं आएगी। यानी दाम भी ज्यादा हो सकते हैं, क्वालिटी भी खराब हो सकती है, डबल मार पड़ सकती है किसानों को भी, पब्लिक को भी। लेकिन खेल सिर्फ फलों का ही नहीं बिगड़ेगा, टमाटर का बड़ा खतरा है। टमाटर, प्याज, आलू, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सब में ये खाद लगती है। ये वाली मिट्टी की टेस्टिंग करने के बाद खास खाद का घोल जो तैयार किया जाता है ना, वो सब चाइना से आता है। मतलब 80% वो वाली स्पेशल खाद चीन से आती है। तो वो नहीं होगी तो पहले जो खाद लगाते थे वो लगानी पड़ेगी। यानी आलू, प्याज, टमाटर की पैदावार में भी कमी आ सकती है और क्वालिटी में भी। कहते हैं पिछले साल जो टमाटर के दाम में आग लगी थी ना, वो भी चीन से खाद ना आ पाने की वजह से हुआ था।
और बात सिर्फ थाली की महंगाई की नहीं है, यह भारत के फलों और सब्जियों का मार्केट खराब कर सकता है दुनिया में। इसलिए तो चीन की चाल लग रही है। और सिर्फ फल सब्जियों की बात नहीं है, फूल भी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। गुलाब के लिए यह स्पेशलिटी खाद चाहिए होती है, उसी से फूल खिल कर निकलता है, ज्यादा देर तक ताजा रहता है। गेंदे के फूल में भी यह खाद चाहिए होती है। और फल फूल सब्जियों के अलावा भी गन्ने की खेती में भी लगती है, कपास की खेती में भी लगती है। यानी पैदावार कम होने का खतरा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है, एक्सपोर्ट मार्केट खराब होने का खतरा है। इसलिए तो लगता है कि चीन की शातिराना खुराफात है ये इंस्पेक्शन के नाम पर जो रोक रखी है खाद भारत आने से। दूसरे देशों में जाने से नहीं रोक रहा, उतनी नहीं रोक रहा जितनी भारत में जाने से रोक रहा है। अब गनीमत से अभी सिर्फ इतनी है कि जून से सितंबर तक का खरीफ की फसल का टाइम है और खरीफ की फसल में स्पेशलिटी खाद की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सितंबर में आएगा रबी की फसल का टाइम, यानी तब तक इंतजाम करना है। एक तो भारत की खाद कंपनियां हैं, उनको उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश में है, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा। तो तब तक जॉर्डन एक अहम देश है जो इस तरह की खाद बनाता है। यूरोप के कई देश हैं जहां से मंगाने का प्लान चल रहा है, अमेरिका भी है। यानी समझ रहे हैं ना, जंग आजकल सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही, सिर्फ सेना को नहीं लड़नी पड़ती, आजकल सरकार को कई मोर्चों पर लड़नी पड़ती है जंग। तो ये नया मोर्चा जो खुल गया है जंग में, वो है खाद का। तैयार हो जाइए, इस जंग में बम और मिसाइल नहीं दागी जाएंगी। टमाटर आलू प्याज आम केला सेब अनार सबका होगा वार। 100 बात की एक बात। इधर खबर है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। खबर है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम बल्लेबाज साई सुदर्शन, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा को आराम दे सकती है। माना जा रहा है कि इन तीनों खिलाड़ियों की जगह नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रायन टेंडुलकर ने संकेत दिए कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेल सकते हैं। इंग्लैंड दौरे की शुरुआत में ही कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया था कि बुमराह 5 टेस्ट मैच की सीरीज में सिर्फ 3 मैच ही खेलेंगे। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ के मामले की जांच के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भगदड़ के लिए आरसीबी के मैनेजमेंट को जिम्मेदार बताया गया। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के बाद इस मामले में सस्पेंड किए गए आईपीएस अधिकारी विकास कुमार की बहाली भी कर दी गई। केंद्र सरकार ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी। नई खेल नीति में देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। साथ ही जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान होगी और उन्हें ज्यादा मौके देने के लिए स्पोर्ट्स लीग का भी आयोजन होगा। उधर आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये रोना रोया था कि वो खुद भी आतंक का सामना कर रहा है, जबकि उसी पाकिस्तान में सैफुल्लाह कसूरी जैसा मोस्ट वांटेड आतंकी एक बार फिर आजाद घूमता नजर आया। और वो भी ऐसे जैसे वो कोई बड़ा नेता या समाज सेवी हो। सैफुल्लाह कसूरी वो आतंकी है जिसे अमेरिका ने 2018 से ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में वो खुलेआम घूमता नजर आया, एकदम बेखौफ। हालांकि ये वीडियो पाकिस्तान के किस इलाके का था इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां के लोग सैफुल्लाह कसूरी का बाकायदा स्वागत करते नजर आए। उसे माला पहनाई गई, कई लोग उसे घेर कर मस्जिद तक ले गए जहां उसने भाषण भी दिया। और ये सब पाकिस्तान की सरकार और सेना की नाक के नीचे होता रहा। मतलब वही पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश में लगा रहा कि वो खुद भी आतंक का प्रकोप झेल रहा है, वो माहौल ठंडा पड़ते ही अपने असली रंग में आ गया। उसने फिर एक बार उन आतंकियों को पनाह देनी शुरू कर दी जो भारत को दहलाने का काम करते रहे हैं। सैफुल्लाह कसूरी भी उन्हीं आतंकियों में एक है जिसने कई बार कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया था। इस बीच पाकिस्तान के कराची में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर हो गए। वहां बिजली की किल्लत की वजह से पानी के कई प्लांट बंद कर दिए गए। दावा किया गया कि कराची का धाबेजी पंपिंग स्टेशन तो करीब 3 दिन से बंद पड़ा है। और इसी धाबेजी प्लांट से कराची के आधे से ज्यादा मकानों तक पानी पहुंचता है, लेकिन कराची में बिजली प्लांट ठप होते ही पंपिंग स्टेशनों की बत्ती भी गुल हो गई। हालत यह हो गई कि कराची में जल संकट और गहरा गया, क्योंकि पहले से ही वहां पानी की किल्लत चल रही थी और ऊपर से शहर के सभी पानी के प्लांट बंद हो गए।
और कराची के जल विभाग के अधिकारी ने दावा किया कि ये समस्या जल्द सुलझ भी नहीं पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सिंधु नदी में पानी की कमी होने की वजह से बिजली के प्लांटों में बिजली उत्पादन न के बराबर हुआ। इसी वजह से वहां के कई पानी के प्लांट बंद हो गए और कराची के लोग प्यास से जूझने के लिए मजबूर हो गए। मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े और अहम शहरों में एक कराची में न तो पर्याप्त बिजली है और न ही पानी। वहां के लोग दोनों ही चीजों के लिए तरसते दिखाई दिए। कराची पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए सबसे जरूरी शहर है। यहीं से होकर पाकिस्तान के जहाज दूसरे देशों तक जाते हैं। माना जा रहा है कि कराची में पैदा हुए पानी और बिजली के संकट की वजह से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर चीन ने ऐसा खतरनाक बम बनाने का दावा कर दिया जिसके हमले से दुश्मन के शहरों की बिजली एक ही झटके में गुल हो सकती है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी ने दावा किया कि उस बम के फटते ही दुश्मन के बिजली घर बर्बाद हो जाएंगे और पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बम जिस इलाके में गिरेगा वहां बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। यानी ये बम बिजली पहुंचाने वाले सिस्टम को तहस नहस कर पूरी तरह ब्लैकआउट कर सकता है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी के मुताबिक ये बम दुश्मन की सेना के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए भी काल साबित होगा। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह बम दुश्मन के रडार और मोबाइल नेटवर्क सिस्टम को तबाह करने की भी ताकत रखता है। चीन का यह घातक बम कैसे काम करता है इसे दिखाने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में दिखा कि इस बम को जमीन पर तैनात लॉन्चर से दागा गया और लॉन्च होते ही इस बम से कई छोटे छोटे बम बाहर निकले जो जमीन पर गिरने के बाद उछले और फिर उनमें एक साथ धमाका हुआ। दावा किया गया कि इनसे निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें आसपास के बिजली घरों को ठप कर सकती हैं। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बम जिस इलाके में गिरेगा वहां 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में ब्लैकआउट कर सकता है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर और वजन करीब 500 किलो है। दावा किया गया कि जंग के मैदान में इस बम के इस्तेमाल से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तकनीक को फेल किया जा सकता है। इधर तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। तमिलनाडु के विरुदुनगर जिले के शिवकाशी शहर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे में कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद वहां बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि फैक्ट्री में धमाका हुआ कैसे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद में जोहरफा नाम का अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। मोहम्मद सिराज के मुताबिक उनके इस रेस्टोरेंट में मुगलई, पारसी और अरबी खाना परोसा जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था सुबह 4 बजे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके अगले दिन यानी 3 जुलाई को सभी यात्री शिवलिंग के दर्शन करेंगे। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वहां 55 साल के एक आदमी ने 3 साल तक खुद को अपने फ्लैट में बंद करके रखा था। पिछले 3 साल में वो एक दिन के लिए भी अपने फ्लैट से बाहर नहीं आए थे। इस मामले की जानकारी मिलते ही एक एनजीओ के कुछ कर्मचारी वहां पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने उस फ्लैट में कदम रखा वो दंग रह गए। वहां सिवाय गंदगी के कुछ और नजर ही नहीं आया। पूरे फ्लैट में खाने के खाली पैकेट, पानी की बोतलें और पॉलिथीन पड़ी दिखी। इसके अलावा वहां फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक कुर्सी मिली। दावा किया गया कि वो उसी कुर्सी पर सोते थे। जब उस एनजीओ के कर्मचारी वहां पहुंचे तो उस फ्लैट में बंद अनूप कुमार नायर नाम के आदमी की हालत काफी खराब दिखाई दी। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उनके पैर में इन्फेक्शन भी था, जिसे देखकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक अनूप कुमार नायर इंजीनियर थे और 6 साल पहले उनके माता पिता और बहन की मौत हो गई थी। इसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए और खुद को अपने ही फ्लैट में कैद कर लिया। दावा किया गया कि वो कचरा फेंकने तक के लिए अपने फ्लैट से बाहर नहीं आते थे। सर बार आके इनको लेकर जाने के लिए घरवाला आया था और ही वाज स्टबॉर्न, उसको जाने के लिए पसंद नहीं है। दावा किया गया कि उन्हें डर था कि अगर वो बाहर निकले तो उनके माता पिता की तरह उनकी भी मौत हो जाएगी और इसीलिए पिछले 3 साल में न तो वो बाहर निकले और न ही किसी से कोई बात की। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दर्दनाक घटना झांसी के सीपरी बाजार इलाके में हुई। जिस व्यक्ति की मौत हुई उनके परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के बाद किसी ने भी मदद नहीं की और जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये सब कुछ चंद सेकंड में ही हुआ। अफसर खान नाम के वो व्यक्ति रेस्टोरेंट से तेजी से बाहर निकलते दिखाई दिए। उनके सामने सीढ़ियों पर एक बोरी रखी हुई थी।
देखकर ऐसा लगा कि शायद उस बोरी पर उनकी नजर नहीं पड़ी और वो उससे टकराकर जमीन पर गिर गए। वो जमीन पर सिर के बल गिरे और गिरते ही शांत हो गए। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि अगर आसपास के लोग मदद के लिए तुरंत आगे आए होते तो उनकी जान बच सकती थी। किसी ने हेल्प नहीं की फिलहाल, मानवता नहीं निभाई, किसी ने हेल्प भी नहीं, मानवता किसी ने नहीं निभाई। अफसर खान के परिवार वालों ने उस रेस्टोरेंट को भी कसूरवार ठहराया जहां सीढ़ियों पर यह बोरी रखी हुई थी। कोई बोरा रखा था, उस बोरे पे इसका पैर रख के स्लिप हुआ और सर के बल गिरा वो और खत्म हो गया। इस घटना के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। बाद में पुलिस हादसे की जांच में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में गहनों की एक दुकान में लाखों रुपए की चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। चोरी की इस घटना को लेकर इलाके के कारोबारियों ने नाराजगी जताई। उन्होंने निगरानी बढ़ाए जाने की मांग की ताकि फिर ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि गहनों की उस दुकान में जिस तरह चोरी हुई उसने सबको हैरत में डाल दिया। दुकान के अंदर घुसे दो लोग काफी देर तक अंदर मौजूद रहे और उन्होंने लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये नहीं था कि जो मिला वो लेकर जल्दी से भाग चलें। उन्होंने एक एक चीज को देखा और फिर कीमती गहनों पर ही उन्होंने हाथ साफ किया। दुकान के अंदर जाते ही सबसे पहले उन्होंने चादर निकाली और उसे जमीन पर बिछा दिया ताकि गहनों को उसमें रखकर बांध सकें। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन दोनों ने मुंह पर कपड़ा भी बांध रखा था। इसके बाद उनमें एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन की और उसकी रोशनी से वो गहने ढूंढने लग गया। बाद में उसका साथी भी इस काम में जुट गया। दोनों ने मिलकर काफी गहने इकट्ठे किए और फिर उन्हें चादर में बांध दिया। इसके बाद वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर निकल गए। इधर बिहार की राजधानी पटना में जमीन के झगड़े को लेकर दो गुटों के बीच ऐसा बवाल मच गया कि इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने तो फायरिंग तक कर दी। उसकी वजह से वहां दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है और इस बार तो बात फायरिंग तक पहुंच गई। एक आदमी एक गली में ताबड़तोड़ गोलियां चलाता नजर आया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। इस दौरान उसके बाकी साथी भी वहां खड़े रहे। उस आदमी ने एक मकान को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसके बाद उसके साथियों ने उस मकान की तरफ पत्थरों की बारिश कर दी। उन्होंने गली में पड़े ईंट और पत्थर उठाए और उस मकान के दरवाजे पर फेंक दिए। इस सब की आवाज सुनकर गली में रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। डर की वजह से उनमें किसी ने भी अपने मकान से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर तक वहां दहशत फैलाने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद उस मकान में रहने वाले लोगों ने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इन लोगों का और जो आवेदक पक्ष है, इन दोनों का पूर्व से ही अपना आपसी और निजी विवाद रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 लोगों को ढूंढने में जुट गई। पुलिस ने दावा किया कि फायरिंग वाली जगह से जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उधर झारखंड के गिरिडीह में एक ट्रक नदी में गिर गया। झारखंड के गिरिडीह में एक ट्रक 30 फीट गहरी नदी में गिर गया। वो ट्रक नदी में गिरते ही पलट गया। उसमें फंसा ड्राइवर किसी तरह बाहर निकला और ट्रक के ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया। इसके बाद लोगों ने रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। हरियाणा के नारनौल में एक निजी अस्पताल से एक लड़का कैश लेकर फरार हो गया। चोरी की इस घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन शुरुआती जांच में आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। झारखंड के धनबाद में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट से हड़कंप मच गया। मामला झारिया नाम के इलाके का रहा। आरोप लगा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने आए 3 लड़कों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। बताया गया कि झगड़ा पैसों के लेन देन को लेकर हुआ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत का असर शेयर बाजार पर दिखा। भारी उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 91 अंकों की तेजी रही तो निफ्टी 25 अंक चढ़ा। इस दौरान निवेशकों की संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंक और मेटल सेक्टर के शेयरों में रही। हालांकि मीडिया, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिस्तौल दिखाकर एक आदमी को लूट लिया गया। वहां विकास कुमार नाम के वो आदमी एक बैग में करीब 2.5 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें 4 बदमाशों ने घेर लिया। उन्होंने विकास कुमार का बैग छीन लिया और वहां से भागने लग गए, लेकिन इसी बीच शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। गुस्से से आग बबूला हुए लोगों ने लात घूंसों की बारिश कर दी।
गोली हमको नहीं मारता है, मारी मारी मारी। लोगों के बीच घिरा वो बदमाश खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता दिखाई दिया, लेकिन भड़के हुए लोग नहीं माने। वो काफी देर तक उसे पीटते रहे। चौंका देने वाला मामला मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र का रहा। वहां एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले विकास कुमार नाम के आदमी से लूटपाट की गई। विकास ने बताया कि वो एक बैग में करीब 2.5 लाख रुपए लेकर अपने दफ्तर से बैंक जा रहे थे। इतने में 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से आए और पिस्तौल के दम पर उनके पैसे लूट लिए। रिवॉल्वर तान दिया था, चलाना है करीबन में 1-2 आदमी जाया था, उसको रोक करके बुलाया, तब उसको पकड़ करके तब उसको भागे। यानी लूटपाट के बाद 3 बदमाश तो भाग गए, लेकिन उनके एक साथी को लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। वो उसे तब तक पीटते रहे जब तक पुलिस नहीं आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लूट के करीब 90,000 रुपए बरामद कर लिए। इसके अलावा आरोपी के पास से एक पिस्तौल भी जब्त की गई।